दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जिसमें बताया गया है कि जो एडवोकेट रजिस्ट्रेशन फीस होती थी पहले, जो राज्य की बार काउंसिल होती थी वो मनमाने तरीके से बच्चों से फीस की वसूली करती थी, तो उस पर कहीं ना कहीं एक प्रकार से रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये कौन से जजमेंट में गई है वो भी मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताने वाला हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एडवोकेट्स की फीस पहले राज्य की बार काउंसिल लेती थी, आज के समय पर आपको इतनी फीस पे नहीं करनी है। अब अगर आपको एज एन एडवोकेट राज्य की बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड होना है तो आपको बहुत ही कम फीस देनी पड़ेगी। अब वो कितनी है, क्या प्रोसेस है, वो सारा का सारा मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमें जाना है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो इसको ऑल ओवर इंडिया लागू किया जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेकर आपको बता रहा हूँ, बाकी आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते होगे वहाँ पर भी आपको यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल में लिखना है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, देन इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। देन उसके बाद राइट साइड में आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा और इसके नीचे सबसे पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि जो एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, देखो 19 पेज का है, 19 पेज का, ये आपके सामने खुलकर आ गया है। और इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। लेकिन इस फॉर्म में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर अब की बार 7 नंबर का जो पेज है वो ऐड किया गया है। अब इसी पेज के अंदर कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस राज्य की बार काउंसिल ने दिए हैं। अब ये क्या क्या है उनको एक एक को समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों फॉर्म के सबसे ऊपर लिखा है आवश्यक निर्देश एवं शुल्क विवरण, यानी कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस आपको दी गई हैं और आपको जो फीस है उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स दी गई हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये किस केस के अंदर ऐसा हुआ है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पेटिशन आई थी 352/2023 और इस केस का नाम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का ये मैटर था। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फीस को लेकर एक डायरेक्शन दी है। लेकिन इसके अलावा भी 2 अन्य केस थे, जैसे अजय शंकर श्रीवास्तव बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अनदर, और तीसरा था पवन कुमार दुबे बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स। इनको ध्यान में रखते हुए हमारी राज्य की बार काउंसिल ने ये नोटिफिकेशंस के थ्रू कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताए हैं, जैसे कि पंजीकरण फॉर्म अभ्यर्थी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने किया, जिसका कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। तो देखो कोई भी शुल्क हमसे नहीं लिया गया, हमने आसानी से इसको डाउनलोड कर लिया है। नेक्स्ट जो कि फीस से रिलेटेड है, पंजीकरण फॉर्म के साथ सामान्य और पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये का बैंक ड्राफ्ट अर्थात डिमांड ड्राफ्ट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के हो या फिर ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के हों, उन सभी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस सेम है, कितनी, 600 रुपये। इन विद्यार्थियों को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है किस नाम से, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से। देन उसके बाद में एक 150 रुपये का एक और बैंक ड्राफ्ट बनवाना है आपको, किस नाम से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंटेंट इलाहाबाद के नाम से। तो आपको 2 बैंक ड्राफ्ट बनवाने हैं, एक 600 रुपये का, एक 150 रुपये का। तो कुल मिलाकर ये कितने रुपए हो जाते हैं, 750 रुपये। किसके लिए, जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए। लेकिन दोस्तों अब हम वही बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। अब जो भी लॉ का स्टूडेंट एससी और एसटी से बिलोंग करता होगा तो उसको भाई एक तो बनवाना है 100 रुपये का बैंक ड्राफ्ट, जो कि आपका बनेगा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से। और वहीं पर एक दूसरा बैंक ड्राफ्ट बनेगा 25 रुपये का, जो किस नाम से बनेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंटेंट इलाहाबाद के नाम से। यानी कि दोस्तों जो भी कैंडिडेट एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए अब फीस कितनी हो गई है, 100 + 25, तो कुल मिलाकर 125 रुपये आपको क्या करने हैं, पे करने हैं। और इसमें भी आपके 2 डिमांड ड्राफ्ट बनेंगे, ध्यान रहेगा अब आपके। और दोस्तों पहले जो ये फीस ली जाती थी ये काफ़ी बड़े लेवल पर ली जाती थी। जैसे जनरल का अगर कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए 16,665, और जनरल के कैंडिडेट की अगर एज 38 से लेकर 45 साल के बीच में है तो उसको 21,665 रुपये
देने पड़ते थे रजिस्ट्रेशन के लिए। भाई जनरल का अगर कोई कैंडिडेट है और उसकी एज 45 से 50 साल के बीच में है तो उसके लिए 18,665 रुपये। और यही फीस जितनी जनरल के लिए है यही सेम किसके लिए थी, ओबीसी के कैंडिडेट के लिए भी थी। ऐसे ही अगर मैं SC/ST की बात करूं तो SC/ST का अगर कोई कैंडिडेट जिसकी 38 साल से कम की आयु है तो उसको 13,540 रुपये देने पड़ते थे, और आज के टाइम में कितने देने पड़ रहे हैं, 100 रुपये और 25 का एक डिमांड ड्राफ्ट, तो कुल मिलाकर 125 रुपये हो गए भाई। ऐसे ही अगर SC/ST का कोई कैंडिडेट पहले 38 से 45 के बीच में होता था तो उसको 18,540 देने पड़ते थे, कहीं 15,540 और कहीं 25,540 रुपये देने पड़ते थे। तो देख रहे हो कि कितने बड़े लेवल पर पहले फीस की वसूली की जाती थी राज्य की बार काउंसिल के द्वारा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको कितने करने हैं, 750 रुपये जो जनरल और ओबीसी का कैंडिडेट है, और अगर कोई कैंडिडेट SC और ST का है तो उसके लिए 125 रुपये हैं। नेक्स्ट देखो, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताई गई हैं कि भाई अब जो प्रोसेस होगा ना रजिस्ट्रेशन का वो भी काफ़ी डिफरेंट तरीके से फॉलो होगा। अब जैसे ही आप अपना फॉर्म बार काउंसिल के अंदर भेजेंगे तो भेजने के पश्चात जो राज्य की बार काउंसिल है वो 1 महीने के भीतर आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट हैं, उन सभी को संबंधित जो भी बोर्ड होगा या फिर यूनिवर्सिटी होगा उसके पास भेजेगी। क्यों भेजेगी, ताकि वो क्या कर सके, इसको वेरीफाई कर सके, उसको सत्यापित कर सके कि हाँ भाई इस विद्यार्थी ने यहाँ से लॉ ग्रेजुएट हुआ है या फिर इसने 10वीं पास की है, 12वीं पास की है। तो इस तरीके के सारे डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा, सत्यापन होगा। देन उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो इन्होंने इसके अंदर जोड़ा है वो है पुलिस वेरिफिकेशन का। साथ ही साथ पुलिस वेरिफिकेशन के लिए प्रत्येक जिले का जो भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होगा या फिर पुलिस अधीक्षक होगा उसको 1 माह के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। अब ये किस प्रकार का वेरिफिकेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ क्या करेंगे, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होगा या फिर पुलिस अधीक्षक होगा वो इस आशय के साथ में पत्र भेजा जाएगा इनको कि यदि कोई अभ्यर्थी यानी कि कोई लॉ का ग्रेजुएट जो राज्य की बार काउंसिल के अंदर अपना फॉर्म फिल करने के लिए भेज रहा है कि मैं एक अधिवक्ता अर्थात एडवोकेट बनना चाहता हूं, उसके खिलाफ कोई मुकदमा ट्रायल पर है या नहीं है। अगर ऐसा है तो 45 दिन के अंदर आप उसकी आख्या प्रेषित करें। आख्या प्रेषित का मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार की प्रशासनिक प्रक्रिया, जिसका मतलब होता है कि कोई विशेष मामला हो उस पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके संबंधित प्राधिकरण को भेजी जाती है। और यहाँ पर हमारा संबंधित प्राधिकरण कौन है, यूपी बार काउंसिल। तो ये क्या करेंगे, एक रिटर्न में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और 45 दिन के अंदर क्या करेंगे, राज्य की बार काउंसिल को भेज देंगे। लेकिन अगर किसी अभ्यर्थी के खिलाफ कोई मुकदमा लंबित नहीं है तो ये पुलिस अधीक्षक क्या करेंगे, इस प्रकार की कोई भी आख्या नहीं भेजेंगे, उनको इस प्रकार की कोई भी आख्या प्रेषित करने की जरूरत नहीं है। तो राज्य की बार काउंसिल क्या मानेगी, 45 दिन के अंदर अगर कोई आख्या इनको प्राप्त नहीं हुई तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं है। यानी कि अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा रजिस्टर्ड है तो 45 दिन के अंदर इनको एक रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी राज्य की बार काउंसिल के अंदर। अगर नहीं भेजी तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि भाई जो लॉ का विद्यार्थी अप्लाई कर रहा है एज एन एडवोकेट उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा रजिस्टर्ड नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों जो इसमें बताया गया है नोटिफिकेशन नंबर 4, जब पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपके सर्टिफिकेट्स का भी सत्यापन हो जाएगा, उसके बाद में जो संबंधित लिपिक है 15 दिन के अंदर अपनी आख्या के साथ सभी पत्रावलियां सचिव बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सामने काउंटर साइन के लिए भेज देगा कि भाई आप इस पर क्या कर दीजिए, काउंटर साइन कर दीजिए। देन उसके बाद जो सचिव साहब हैं वो क्या करेंगे, 15 दिन के अंदर काउंटर साइन कर देंगे। देन उसके बाद इस पत्रावली को रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास में भेज दिया जाएगा कि भाई आप रजिस्ट्रेशन के लिए आगे का प्रोसेस अपनाइए। अब जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो उसके अंदर काफ़ी सारे कर्मचारी हैं, तो वो क्या करेंगे, पत्रावली को प्राप्त करेंगे और 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन समिति के सामने उन सभी पत्रावलियों को रख देंगे कि भाई इन लोगों का रजिस्ट्रेशन होना है। तो देख रहे हो आप 45 दिन तो आपके कम से कम यहाँ पर लगेंगे, उसके बाद 15 ये और 30 दिन के अंदर का टाइम ये और 15 दिन का ये,
तो लगभग 90 डेज का प्रोसेस मान के चलो अब की बार आप अपने रजिस्ट्रेशन का। अब पंजीकरण समिति क्या करेगी दोस्तों, इन सभी पत्रावलियों को अपनी सुविधा के अनुसार संबंधित प्रार्थीगण कौन, जिसने अप्लाई किया है कि भाई मैं एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड होना चाहता हूं राज्य की बार काउंसिल के अंदर, उसको व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए सचिव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को सूचित करके 3 सप्ताह के अंदर तिथि निश्चित करके बुलाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको यहां से समझनी है कि अब की बार आपका क्या होगा, एक व्यक्तिगत इंटरव्यू लिया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू। ऐसे ही नहीं आपको अब की बार रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, उसके बाद में ये लोग निर्णय लेंगे। और यदि इनको लगेगा कि भाई जो अभ्यर्थी है, जो साक्षात्कार जो इंटरव्यू है उसमें उत्तीर्ण नहीं हुआ, यानी कि वो फेल हो गया, तो उसको 3 महीने बाद दोबारा से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा कि भाई 3 महीने का टाइम दे रहे हैं हम आपको, आप दोबारा से जाकर तैयारी कर लीजिए और दोबारा फिर आ जाइए यहाँ पर। तो अब की बार जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा टफ बना दिया है। लेकिन दोस्तों ये जो इन्होंने सिस्टम किया है ना व्यक्तिगत साक्षात्कार का, पर्सनल इंटरव्यू का, ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। इससे क्या होगा, जो कैंडिडेट है उसकी योग्यता, उसका कौशल, उसका अनुभव जो होगा उसको देखा जा सकता है कि क्या ये कैंडिडेट एडवोकेट बनने के लायक भी है या नहीं है। या फिर उसने फीस देगी 750 रुपये और उठाकर अप्लाई कर दिया, 125 रुपये फीस देगी और अप्लाई कर दिया, उसको नॉलेज कुछ है नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें जानने के लिए उससे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे कि उसके अंदर निर्णय अर्थात डिसीजन मेकिंग पावर है या नहीं है, या फिर उसकी कैपेबिलिटी कैसी है। इस कैंडिडेट से, इस प्रार्थीगण से उसके कैरियर के लक्ष्य पूछे जाएंगे, उसके वेतन की अपेक्षाएं की जाएंगी कि भैया आप क्या वेतन क्या पाना चाहते हो, या फिर आपको वेतन नहीं मिला। इस प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर इससे यहाँ पर लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई आपने जो BNS है, या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसको आप किस तरीके से देखते हो। आपने IPC CRPC एविडेंस पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है, या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा है, उसकी कोई सेक्शन पूछ लेंगे। तो इस प्रकार का कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिक इंटरव्यू होगा। अब देखो इसे जोड़े जाने की वजह एक ये भी है क्योंकि अब की बार दोस्तों जो ऑल इंडिया बार एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 52% बच्चे फेल हुए थे। और बच्चे नहीं कहना चाहिए, मतलब ये लोग एडवोकेट थे। तो समझ रहे हो कि 52% कैंडिडेट अब की बार फेल हुए थे, किसमें, ऑल इंडिया बार एग्जाम में। और इसीलिए अब की बार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर गया कि भाई आपने सुना भी होगा कि जो DY चंद्रचूड़ जी हैं, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कहा कि भाई उनके सामने भी रिक्वेस्ट करी इन लोगों ने कि भाई जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो कट ऑफ है उसको कम कर देना चाहिए। तो उनका जवाब केवल एक था कि भाई आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे पढ़ते तो है नहीं, सोचते हैं कि भाई कट ऑफ कम हो जाए। आप काफ़ी सारे एडवोकेट्स ऐसे देखोगे कि जो सिर्फ नाम के एडवोकेट हैं लेकिन उनको कानून की इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे कि जो लॉ स्टूडेंट है या फिर उनको अभी 1 या 2 साल ही प्रैक्टिस करते हुए हैं और उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो पर्सनली अगर मैं कहूं तो मुझे तो ये बहुत अच्छा स्टेप लगा है, क्योंकि जो हमारी न्यायिक प्रणाली है एक तो उसमें वैसे ही काफ़ी सारा बर्डन है, ऊपर से अगर कैंडिडेट अच्छे नहीं आएंगे तो ओवर बर्डन हो जाएगा। और भी जब पढ़े लिखे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स आएंगे तो जो हमारी न्याय की प्रणाली है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनेगी, स्ट्रांग बनेगी। नेक्स्ट दोस्तों 8वां नंबर है, इस समस्त प्रक्रिया के पश्चात उनको अस्थायी पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। यानी कि जब आप ये सारी की सारी प्रोसेस यहाँ तक फॉलो कर लोगे तो आपको एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसकी वैधता कितने साल की होगी, 2 साल तक की होगी। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 2 वर्षों में प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण हो चुका है, पंजीकरण कौन सा, अस्थायी, यानी कि जब आप अस्थायी नंबर प्राप्त कर लोगे, टेम्परेरी नंबर प्राप्त कर लोगे, तो उसके बाद आपको प्रत्येक वर्ष के 5 मुकदमे स्वयं दाखिल किए हुए होने चाहिए, ये दिखाने हैं। या फिर 5 मुकदमे दाखिल नहीं किए हैं तो आपको बहस करी हुई होनी चाहिए उसमें, या फिर बहस भी नहीं करी है आपने तो आपने एज एन असिस्टेंट अपने सीनियर के साथ में यानी कि सहायक के रूप में कार्य किया हुआ,
ठीक है, ये सारे के सारे आपको फॉलो करने हैं अब की बार। ये भी नए जोड़े गए हैं अब की बार, जिसमें आपका नाम आया हो तो ऐसा विवरण आपको देना पड़ेगा। इसी बीच आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम यानी कि AIB का एग्जाम भी पास करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको स्थायी नंबर यानी कि परमानेंट नंबर दिया जाएगा। तो इस बार देख रहे हो कि प्रोसेस में कितनी सारी प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे एडवोकेट बन पाओगे। आगे इन्होंने आपको वार्न भी किया है, आपको समझाया भी गया है कि अगर कोई ऐसा नहीं करता है, अन्यथा की स्थिति कैसी कि उसने 5 मुकदमे स्वयं दाखिल नहीं करे, सहायक के रूप में उसने कार्य नहीं किया, कहीं बहस नहीं करी, और ऑल इंडिया बार 2 साल के अंदर आपने क्रैक नहीं किया, तो क्या होगा, देश प्रदेश के जितने भी कोर्ट्स हैं उन सभी को सूचना दे दी जाएगी कि भाई ये जो अभ्यर्थी है जिसको हमारी राज्य की बार काउंसिल ने अस्थायी पंजीकरण अर्थात टेम्परेरी जो नंबर दिया था उसकी वैधता समाप्त हो चुकी है। जो स्थायी पंजीकरण प्राप्त करने की जितनी भी कंडीशंस थी वो उन सभी को फुलफिल नहीं कर सका, इसलिए ये जो कैंडिडेट है वो अधिवक्ता व्यवसाय करने के योग्य नहीं है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, इससे डिफरेंट बात, जब आप ऑल इंडिया बार एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे देन उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, अपना स्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लोगे, देन उसके बाद आप COP के लिए आवेदन कर सकते हो, तभी आवेदन मान्य होगा। और उसके लिए जो भी वांछित शुल्क होगा वो आपको देना पड़ेगा। इस समय पर लगभग 250 रुपये है वांछित शुल्क, किसका, COP का। COP बोले तो दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जहां पर भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो उसके लिए एक COP का फॉर्म भरा जाता है जिसको हम डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं। वो भी किस तरीके से भरना है ये सारी जानकारी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बता रखी है। तो आपको अगर किसी भी प्रकार का डाउट है कि भाई ये फॉर्म किस तरीके से भरना है, तो आप हमारी एक वीडियो देख सकते हो जिसका नाम है हाउ टू रजिस्टर्ड इन बार काउंसिल। देखो इसमें सिर्फ ये पेज जोड़ा गया है, बाकी जो फार्म है किस तरीके से भरना है उसका प्रोसेस क्या है वो सारा का सारा मैंने इस वीडियो के अंदर आपको समझाया हुआ है। बेल आइकन में भी आप देख सकते हो। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।